हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है आरसीसी डिजाइन में सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम का। ठीक है, तो जो सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम होते हैं उनमें केवल एक ही क्षेत्र में तनन इस्पात डला हुआ होता है, इसलिए उन्हें सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम कहते हैं। ज़्यादातर आपके सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम में जो आपका टेंशन जोन होता है उसमें रेनफोर्समेंट यानी कि बार्स डली हुई होती है, इसलिए इसे सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम कहते हैं। ठीक है, आज हम आपको इसका डिजाइन प्रोसीजर बताएंगे कि हम किसी बीम का डिजाइन किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डिजाइन प्रोसीजर फॉर आरसीसी बीम। ठीक है, सबसे पहले हम लोड ज्ञात करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब भी कोई बीम हमें डिजाइन करना होता है सबसे पहली बात आती है कि हमारा जो बीम है जिसे हम डालने वाले हैं उस पर लोड कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही जानना जरूरी है कि हमारा लोड क्या है और उस पर कौन कौन सा लोड आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो हमारी बीम है, ठीक है, यदि हम सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम की बात करें, सिंपली सपोर्टेड बीम की, ठीक है, तो उसमें जो आपका स्पैन होता है वो हमें ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, जो इस बीम का खंड साइज है यानी कि उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी गहराई कितनी है, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। अगर ज्ञात नहीं है तो हमें ये मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आज इस डिजाइन प्रोसीजर में आप लोगों को बताई जाएगी कि हमें आपका जो स्पैन है वो कितना लेना है, आपकी धरन की गहराई है वो कितनी लेनी है, उसकी चौड़ाई है वो कितना लेना है, और जो आपका बेंडिंग मूवमेंट है वो कितना आएगा, तनन इस्पात का क्षेत्रफल उसमें यानी कि रेनफोर्समेंट उसमें कितना डाला जाएगा, ये सभी चीज़ जानना ही आपका डिजाइन प्रोसीजर कहलाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोड्स ज्ञात करेंगे हम। इसके लिए सबसे पहले हम धरण का प्रभावी पार्ट ज्ञात करेंगे। ठीक है, यदि आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम होगा या फिर सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए यह निम्न का न्यूनतम लिया जाएगा। ठीक है, जो भी ये हमारे दो पॉइंट्स होंगे इनमें से जो भी न्यूनतम मान होगा वो आपका स्पैन लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि शुद्ध पार्ट प्लस खंड की प्रभावी गहराई। ठीक है, शुद्ध पार्ट आपका जो आलम्बों के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की जो दूरी होती है यानी कि आलम्बों के बीच की जो दूरी होती है वो आपका शुद्ध स्पैन होता है। ठीक है, इसे हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और प्लस खंड की प्रभावी गहराई यानी कि जो हमारा ये खंड है इसकी प्रभावी गहराई यहाँ से यहाँ तक ये जो मान आएगा, ठीक है, यानी कि ये एल और ये प्रभावी गहराई जोड़कर जो ये मान आएगा उसमें, और आलम्बों के मध्य से मध्य दूरी जो होगी, ठीक है, यानी कि आलम्बों के मध्य से मध्य की दूरी जो होगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये आपकी जो दूरी होगी इनमें से जो भी न्यूनतम मान होगा वो आपका इफेक्टिव स्पैन लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम धरन का उपयुक्त खंडमाप। ठीक है, इसमें हमें धरन का उपयुक्त खंडमाप मान लेना है। धरन की कोई भी चौड़ाई और गहराई हमें अपने आप माननी है, और उसे मानने के लिए निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं कि हमें धरन की गहराई क्या माननी है। ठीक है, यदि जो हमारा पार्ट जो स्पैन हमने भी ज्ञात किया है, ठीक है, उसमें से पार्ट बटे 15 से पार्ट बटे 20। ठीक है, यदि हमारी जो धरन है वो अल्प भारित धरन है। ठीक है, अल्प भारित धरनों के लिए यानी कि इस प्रकार की धरनों पर बहुत ही कम लोड होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम जो हमारी धरन की प्रभावी गहराई होगी वो पार्ट बटे 15 से पार्ट बटे 20 तक की ली जाएगी। ठीक है, और यदि आपकी मीडियम लोडेड बीम है तो उसके लिए पार्ट बटे 10 से पार्ट बटे 15 तक की दूरी जो है वो धरन की प्रभावी गहराई ली जाएगी। ठीक है, और यदि आपकी ओवरलोडेड बीम है उसके लिए पार्ट बटे 5 से पार्ट बटे 10 की गहराई आपकी ली जाएगी। ठीक है, और धरन की चौड़ाई जो होगी वो गहराई का 1/2 से 1/3 लेगी। ठीक है, यानी कि धरन की गहराई जो भी हम यहाँ से निकल कर आएगी उसका 1/2 से 1/3 भाग जो होगा वो हम धरन की चौड़ाई लेंगे। ठीक है, आरसीसी का भार जो लिया जाएगा वो 25 किलोमीटर प्रति घन मीटर लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आरसीसी का जो घनत्व होता है वो हम 25 किलोमीटर प्रति घन मीटर लेंगे। ठीक है, धरन का स्वयं का भार प्रति मीटर में लिया जाएगा, और ये जो हमारा सारा का सारा प्रोसीजर हो जाएगा इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो बीम है उस पर भार व्यवस्था क्या है, और उस भार व्यवस्था के अनुसार ही हमें टोटल लोड ज्ञात करना है। क्योंकि इसमें हमें कुछ मान दिया होगा कि हमारा जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर यूडीएल लोड लगा है या फिर पॉइंट लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमें दी हुई होगी, और
इस प्रोसीजर के जरिए जब हमें धरन का पार्ट और धरन की गहराई और चौड़ाई हमें ज्ञात हो जाएगी तो हम धरन का स्वयं का भार भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब हम ये भार निकाल लेंगे तो हमें टोटल लोड पता चल जाएगा। टोटल लोड निकालने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करेंगे। ठीक है, तो दूसरी स्टेप है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की। दूसरी स्टेप में हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करना है। यदि आपका यूडियल लोड है तो वो हो जाएगा WL²/8, इसका फॉर्मूला होता है, इससे हम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। और यदि आपका पॉइंट लोड है, ठीक है, पॉइंट लोड है यदि आपका, तो पॉइंट लोड में आपका बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा WL/4। ठीक है, इससे हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा तीसरी स्टेप शुरू होती है। उसमें हम सबसे पहले बल शून्य रेखा ज्ञात करेंगे, यानी कि आपकी जो उदासीन अक्ष है उसका मान हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसका मान हम x बराबर m सिग्मा cb इंटू डी अपॉन m सिग्मा cb प्लस सिग्मा st इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। फिर हम उत्तोलक भुजा ज्ञात करेंगे z d माइनस x/3। ठीक है, फिर प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करेंगे bx सिग्मा cb/2 d माइनस x/3। ठीक है, फिर जब हम प्रतिरोध आघूर्ण और बेंडिंग मूवमेंट हमारा ज्ञात हो जाएगा तो हम बेंडिंग मूवमेंट और प्रतिरोध आघूर्ण को दोनों को बराबर रख लेंगे। बराबर रखने के बाद हमारा उससे क्या निकल कर आएगा, उससे हम इस बात का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। फिर चौथी स्टेप में हमें प्रभावी गहराई ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रभावी गहराई जो हमारी होगी, हमने यहाँ पर प्रभावी गहराई मानी हुई थी, लेकिन हमें अपनी अलग से प्रभावी गहराई ज्ञात करनी है कि जो हमारी भार व्यवस्था है, बेंडिंग मूवमेंट है, प्रतिरोध आघूर्ण है, उसके अनुसार हमारी प्रभावी गहराई क्या आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से प्रभावी गहराई ज्ञात करेंगे। यहाँ से आपकी जो प्रभावी गहराई आएगी उसकी आपको तुलना करनी होगी आपकी मानी गई प्रभावी गहराई से। ठीक है, जो हम इस आधार पर धरन की गहराई मानेंगे। ठीक है, उसके अनुसार आपको इस गहराई से तुलना करनी है। यदि ये गहराई आपकी कम आएगी इस गहराई से तो आपको खंड माप यानी कि सेक्शन साइज बढ़ाना होगा। ठीक है, यानी कि जब बहुत ही ज़्यादा कम आएगी तो आपको बढ़ाना होगा। यदि इसमें अंतर केवल 20 mm, 40 mm या फिर 50 mm इतना आएगा तो इतना तो आपको पता है कि जो आपका बीम का कवर होता है वो भी होता है। ठीक है, तो हम उसे बीम के कवर में जोड़ लेंगे, वो हमारी मान्य होगी गहराई। ठीक है, लेकिन यदि 150 या 200 mm कम आएगी तो आपको खंड साइज बढ़ाना होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप खंड साइज बढ़ाएंगे जहाँ पर आप पार्ट बटे स्क्वायर के अनुसार गहराई ले रहे हैं। ठीक है, यदि आपने पार्ट बटे 10 माना हुआ था तो आपको पार्ट बटे 7 या पार्ट बटे 5 यहाँ पर मानना होगा। ठीक है, इससे आपकी गहराई जो है वो अधिक निकल कर आएगी, जो आगे चलकर मान्य होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रबलन इस्पात यानी कि रेनफोर्समेंट ज्ञात करेंगे। रेनफोर्समेंट का क्षेत्रफल जो होगा आपका AST MR अपॉन सिग्मा ST इंटू जेड, इससे आप इस्पात का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहाँ से आपका इस्पात का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जो आपका क्षेत्रफल निकल कर आएगा उसमें आपको देखना है कि आप कितने mm साइज की बार यूज करेंगे, कितने डाया की बार यूज करेंगे जिससे कि आपका बीम मजबूत हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो छड़े हैं उनकी माप आपको अपने आप ही माननी होगी। आप 10 mm भी मान सकते हैं, 12 mm भी मान सकते हैं, 14 mm भी मान सकते हैं, यानी कि जितने भी साइज की आपको बार्स अपने बीम में प्रोवाइड करानी है वो आप मान सकते हैं। ठीक है, तो फिर जो मानी गई छड़ का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका 80 निकल कर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 80 निकल कर, उसे हम 80 से डिनोट करेंगे, वो आपका 80 निकल कर आएगा। और जो यहाँ से आपका प्रबलन इस्पात का क्षेत्रफल होगा उसे हम मानी गई छड़ के क्षेत्रफल से भाग देकर छड़ों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे बीम में छड़ों की संख्याएं कितनी है। ज़्यादातर आपका जो बीम होता है सिंपली सपोर्टेड बीम, इसमें आपकी छड़ों की संख्याएं सम ही मानी जाती है। यदि आपका मान कुछ इस प्रकार से आ जाए कि यदि आपकी छड़ों की संख्या है 2.7, 2.5 इस प्रकार से आ जाए तो आपको छड़ों की संख्याएं पूरी माननी पड़ेगी। ठीक है, पूरी माननी पड़ेगी। जैसे कि ये 2.5 है तो आपको लगभग 3 छड़ें माननी पड़ेगी, तो इस प्रकार से आपको छड़ें माननी पड़ेगी। ठीक है, अब बात आती है कि आपने जो रेनफोर्समेंट डाला हुआ है, आपका जो बेंडिंग मूवमेंट है, आपने जो इतना डिजाइन प्रोसीजर किया है, उसमें जो आपने डिजाइन प्रोसीजर कर लिया है वो आपका सही है या गलत है। ठीक है, ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम चेक करते हैं, जांच करते हैं कि हमारा जो डिजाइन है वो हमारा सही से हो भी गया है या नहीं हुआ है, कि आपने जो इस्पात का क्षेत्रफल डाला हुआ है वो न्यूनतम प्रबलन इस्पात के क्षेत्रफल से कम तो नहीं है, कि हमारे लिए हमारा जो बीम है उसे न्यूनतम इस्पात का क्षेत्रफल जितना चाहिए है उससे भी कम हमने प्रबलन इस्पात डाला हुआ है। ठीक है,
तो इन सब के लिए आपको चेक करना होगा कि कहीं आपका जो बीम है वो कर्तन में फैल तो नहीं होगा, उसमें कर्तन दरारें तो नहीं आएगी। तो ये सभी चीज़ आपको चेक करनी होगी, ठीक है। तो चलिए चेक्स के लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर करना होगा वो देखते हैं। तो चलिए अब हम चेक करते हैं, ठीक है। न्यूनतम तनन इस्पात की जांच, ठीक है। तो न्यूनतम तनन इस्पात में हम जांच करेंगे सब, इसमें हम न्यूनतम तनन इस्पात का क्षेत्रफल निकालेंगे 0.85 BD अपॉन FY से, ठीक है। ये जो FY है ये इस्पात की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है, ठीक है। जैसे कि FE 250, FE 415, तो जो 250 और 415 है ये आपकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है जो आपका स्टील होता है, ठीक है। तो इससे हम इस्पात का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इस इस्पात के क्षेत्रफल की हम जो हमारा इस्पात का क्षेत्रफल है उससे हम तुलना करेंगे। यदि ये इस्पात का क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल से कम है, ठीक है, यदि ये इस्पात का क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल से कम है तो हमारा जो डिजाइन है वो सुरक्षित है, ठीक है। यानी कि हमें इस्पात की मात्रा हमारे पास भरपूर है, हमारा बीम सुरक्षित है। लेकिन यदि ये अगर हमारा क्षेत्रफल अधिक हो जाए उससे, तो हमें क्या करना होगा, हमारा जो क्षेत्रफल है उसके लिए हमें रेनफोर्समेंट और भी डालना होगा, ठीक है। यानी कि हमें अपना डिजाइन रेनफोर्समेंट में और बढ़ाना होगा, ठीक है। तो चलिए इसकी जांच हो जाएगी, फिर इसके बाद हम कर्तन प्रतिबल की जांच करेंगे, ठीक है, कि कहीं हमारी बीम में ऐसा तो नहीं है कि हमारी बीम में दरारें आने की संभावना हो, ठीक है। तो इसलिए हम कर्तन प्रतिबल की जांच करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इसमें अधिकतम कर्तन प्रतिबल V बराबर WL/2 से, ठीक है। इससे हम कुल कर्तन बल ज्ञात कर लेंगे। फिर नामन कर्तन प्रतिबल हम ज्ञात करेंगे τ V बराबर V/B गुना D से, ठीक है। खंड में तनन इस्पात का प्रतिशत हम ज्ञात करेंगे 100 AST/B गुना D से, ठीक है। फिर कंक्रीट खंड की कर्तन सामर्थ्य τC ज्ञात करेंगे हम, जो मैंने आपको सारणी बताई थी उसमें एक साइड में आपका इस्पात का प्रतिशत लिखा हुआ होता है, ठीक है, और दूसरी साइड में आपकी कंक्रीट की ग्रेड लिखी हुई होती है, ठीक है। तो इस्पात का प्रतिशत इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पर। तो आपका जो इस्पात का क्षेत्रफल होगा आपको यहाँ पर कंक्रीट की ग्रेड में देखना होगा कि हमारी M15 ग्रेड की कंक्रीट के लिए हमारे इतने क्षेत्रफल के लिए τC का मान कितना है। तो हमें यहाँ से τC का मान ज्ञात करना होगा सारणी से, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में ये सारणी आपको दी जाएगी, ठीक है। बस आपको वहाँ से पढ़ना आना चाहिए, ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था, ठीक है। तो चलिए τC का मान हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। फिर हम अधिकतम अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल ज्ञात करेंगे τC मैक्सिमम। ये τC मैक्सिमम जो होता है यानी कि कर्तन प्रतिबल जो होता है आपका, ठीक है, कर्तन सामर्थ्य जो होती है इसके मान τC मैक्सिमम के मान मैंने आपको सारणी बनाकर लिखवाए हुए भी थे, ठीक है, और ये आपकी बुक्स में भी है और एग्जाम में भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है, घबराने की चिंता नहीं है, ठीक है। तो τC मैक्सिमम का मान आपको दिया होगा। फिर आपको तुलना करनी है ये जो आपका τV है और जो आपका τC है, ठीक है, τC और τC मैक्सिमम इन तीनों में आपको तुलना करनी है, ठीक है। सबसे पहले यदि τV का मान अधिक होगा τC मैक्सिमम से तो खंड माप को बढ़ाने की आवश्यकता होगी हमें, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, जब τC मैक्सिमम से τV का मान अधिक होगा, ठीक है, तो आपको खंड माप बढ़ाने की आवश्यकता है। यानी कि जो आपने सेक्शन साइज हमने आपको बताया था कि आपको किस प्रकार से निकालना है, 5/10, 5/15, ठीक है, वहाँ तक का आपका खंड माप लेना है, तो वो आपको बढ़ाना होगा यदि आपका τC मैक्सिमम, ठीक है, τV से कम है, ठीक है। यानी कि τV का मान आपका τC मैक्सिमम से अधिक है तो आपको खंड माप वहाँ पर बढ़ाना होगा, ठीक है। और जब τV बराबर होगा τC/2 से तो इसमें उदक छल्लों के रूप में न्यूनतम कर्तन प्रबलन डालना होगा, ठीक है। यानी कि जो आपके वर्टिकल स्टीरअप्स है उनके रूप में आपको न्यूनतम कर्तन प्रबलन देना होगा, ठीक है। और जब τV छोटा होगा τC/2 से, ठीक है, तो किसी प्रकार की कर्तन प्रबलन की आवश्यकता नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब τV का मान τC मैक्सिमम से कम होगा, जब τV का मान τC/2 से कम होगा तो आपको किसी भी प्रकार के कर्तन प्रबलन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर न्यूनतम कर्तन प्रबलन के लिए छल्लों का अंतराल, यानी कि जो आपको ये न्यूनतम कर्तन प्रबलन दिया जाएगा, ठीक है, उसमें आप छल्लों का अंतराल कितना रखोगे, 0.85 FY गुना ASV अपॉन 0.4 B, ये मान आपका जो आएगा, ठीक है। और 0.75 D इसमें से जो मान और 300 mm, इन तीनों में से जो भी मान कम होगा वो मान आप लोगे, ठीक है। उनमें से जो भी मान कम होगा उसके लिए आप न्यूनतम कर्तन प्रबलन की स्पेसिंग लोगे, ठीक है।
फिर पॉइंट आता है आपका जब आपका टोवी का मान टोसी से कम होगा, सॉरी अधिक होगा और टोसी मैक्सिमम से कम होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आपको कर्तन प्रबलन का डिजाइन करना होगा। इसमें प्रबलन नट छड़ों का उधर छल्लों दोनों के रूप में डाला जा सकता है, यानी कि आपकी जो बेंट अप बार्स होती है, इंक्लाइन बार्स, उनके और वर्टिकल स्ट्रिप्स के रूप में, दोनों के रूप में डाले जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि वर्टिकल स्ट्रिप्स के रूप में और इंक्लाइन बार्स के रूप में आप प्रबलन इस्पात डाल सकते हैं। इसके लिए शुद्ध कर्तन बल हमें ज्ञात करना होगा पहले। ठीक है, उसमें शुद्ध कर्तन बल हमारा कौन सा होगा, यानी कि जो हमारी कंक्रीट है, ठीक है, जितना कर्तन बल हमारी कंक्रीट ले पा रही है उसके लिए मान ये है, और जो हमारा कुल कर्तन बल है उसमें से ये कंक्रीट द्वारा लिया गया मान जो घटाकर आएगा, ठीक है, वो हमारा शुद्ध कर्तन बल होगा। ठीक है, जिसके लिए हमें वर्टिकल स्ट्रप्स और बेंट अप बार्स प्रोवाइड करानी है अपने रेनफोर्समेंट के लिए। ठीक है, तो उधर छल्लों के रूप में जो शुद्ध कर्तन बल होगा उसका मान हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले से निकालेंगे वी एस बराबर सिग्मा एस वी ए एस वी इंटू डी अपन एस से। ठीक है, इसमें ये स्पेसिंग है, ये इस पाथ का अनुज्ञेय प्रतिबल है, ये इस पाथ का क्षेत्रफल है और ये आपकी प्रभावी गहराई है। ठीक है, तो ये जो कर्तन बल आएगा ये उधर छल्लों के द्वारा जो शुद्ध कर्तन बल है वो होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो बीम होगा उसमें उधर छल्ले जो है वो इस कर्तन बल को बियर करेंगे। ठीक है, ये कर्तन बल वो बियर करेंगे। ठीक है, तो नट छड़ों के लिए जो आपका कर्तन बल होगा, यानी कि नट छड़े जो आपकी बियर करेगी आपका कर्तन बल, वो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये सभी हम निकाल कर उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा बीम उसमें कर्तन में सुरक्षित है या नहीं है, और यदि आपका बीम सुरक्षित नहीं है तो आपको वो सुरक्षित बनाना होगा इन स्टेप्स के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आलम्बों पर विकास लंबाई की जांच। ठीक है, जो आपके आलम्ब है, जो आपके सपोर्ट्स है, उनमें जो आपका रेनफोर्समेंट डला हुआ है, जितनी गहराई तक आपकी बार्स उसमें दबी हुई है, जकड़ी हुई है कंक्रीट के द्वारा, ठीक है, तो उनकी जो विकास लंबाई है उसकी हम जांच करेंगे। ठीक है, ये जो विकास लंबाई है ये होनी चाहिए इज लेस देन इज इक्वल टू 1.3 m1/v प्लस L0। ठीक है, m1 का मान आप ज्ञात कर लोगे, क्योंकि मैंने अभी आपको डिजाइन प्रोसीजर जो बताया था उसमें जो आपका प्रतिरोध आघूर्ण होता है, ठीक है, वही है यहाँ पर m1 का मान। v जो है वो आपका कुल कर्तन बल है, L0 जो है वो आपकी जकड़ लंबाई है। ठीक है, L0, और इसमें जो LD है वो आपकी विकास लंबाई है, डेवलपमेंट लेंथ। इसका मान हम सिग्मा st इंटू 5/4 से निकालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये डिजाइन करना होगा। ठीक है, आपका जो डिजाइन प्रोसीजर है वो यहीं तक था। बहुत ही अच्छा डिजाइन प्रोसीजर है। इस डिजाइन प्रोसीजर पर आपके क्वेश्चन आते ही आप रहते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इसलिए आपको ये डिजाइन प्रोसीजर पूरा याद रखना है। ये सब चीजें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है और आपको देखना होगा कि हम अपना बीम किस प्रकार मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे भी आप अगर साइट पर जाओगे तो आपको वहाँ पर जो बीम बनाने होंगे तो आपको पहले देखना होगा कि हमें इसका डिजाइन किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये सभी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये सभी बातें आपको अगर आ जाएगी तो आप कहीं पर भी अपना डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इस डिजाइन प्रोसीजर पर संबंधित जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, और कैंटिलीवर बीम का डिजाइन भी हम उस लेक्चर में आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो बच्चों चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।